नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। पेपर लीक की घटनाओं पर होगी और सख्त कार्रवाई। प्रधानमंत्री ने कहा आज की कैबिनेट बैठक में संबंधित मसौदे पर होगा बड़ा फैसला। संसद में अगले हफ्ते पारित कराएंगे बिल। पेपर लीक मामलों में त्वरित न्याय के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने गठित की फास्ट ट्रैक कोर्ट। प्रधानमंत्री ने कल की थी विशेष अदालतों के गठन की घोषणा। सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में 26 दिन बाद तोड़ा अपना अनशन। प्रधानमंत्री ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट में इंडिया रोमानिया बिजनेस फोरम को करेंगी संबोधित। रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोजान के साथ करेंगी द्विपक्षीय वार्ता। संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन। लोकसभा में जजों की संख्या बढ़ाने जाने वाले संबंधी और राज्यसभा में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक सूचीबद्ध। और कॉमनवेल्थ गेम्स के 23वें संस्करण की शुरुआत। ग्लासगो के ओवीओ हाइड्रो में हुआ भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। नीट पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई की देर रात छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी किया। वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है और यह छात्र और अभिभावकों के लिए काफी पीड़ादायक है। पीएम ने कहा कि पेपर लीक की घटना से अब तक पिछले 2.5 महीने में अनेक बड़े कदम उठाए गए। गुनाहगारों को पकड़ा गया, वे जेल में पड़े हैं। पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही कहा कि तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में विद्यार्थियों के एग्जाम आयोजित कराने का प्रबंध किया। पीएम ने कहा कि 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। देश भर में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। पीएम ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए गए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके मुझे मसौदा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान वाले इस मसौदे पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू होने वाले संसद के दूसरे सप्ताह में जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने के प्रयास किए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके
देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष अदालतों की गठन की घोषणा के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए खास तौर पर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया। रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज की ओर से जारी एक आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में नए बने फास्ट ट्रैक कोर्ट में अनु ग्रोवर बालिगा को स्पेशल जज PC एक्ट CBI 25 के तौर पर तैनात करने का आदेश दिया है। यह ट्रांसफर तुरंत प्रभाव से किया गया है। यह कोर्ट खास तौर पर पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, जिसे आमतौर पर नकल रोधी कानून कहा जाता है, के तहत अपराधों और उनसे जुड़े अपराधों की सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि न्यायिक अधिकारी राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कम स्पेशल जज PC एक्ट CBI के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिन से चल रहे अपने अनशन को समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्रियों JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े वांगचुक बीते 28 जून से अनशन पर थे। सोनम वांगचुक ने एक्स पर लिखा कि केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह वह लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैंने 26 दिनों के बाद अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक ने आगे बताया कि इससे पहले अलग अलग राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझसे मिलकर या पत्र लिखकर अनशन तोड़ने का आग्रह किया था। यह कदम विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। मैं बहुत जल्द एक अलग वीडियो में इन शर्तों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस बीच मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा न होने देने को लेकर बहुत सतर्क रहें। I'm grateful that the government has shown sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth who were peacefully protesting on those dates, and that both the ruling party and MPs from the opposition have assured me that their discussions will happen on the floor of the parliament regarding reforms in the examination system like NEET and others, and that we will also be discussing about the accountability of such lapses, and that we'll all make sure that such things never happen. No child, no parent will have to go through what these 20 children and their parents had to go through. I'm happy that you have assured me that, and I'm sure, as the children have been demanding, at the suitable time, and no one to dictate, you will take accountability in the ministry with the minister also as a responsibility, and I'm sure you are already considering. And with these assurances, I'm touched and grateful to the government, and I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. It should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters.
So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast. Thank you. Thank you. सोनम वांगचुक के अपने अनशन तोड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने लिखा है, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत हिरासत में लेने की शक्तियां दिए जाने को लेकर भ्रामक दावे किए जा रहे हैं। इन दावों के बीच दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्पष्टीकरण जारी कर बताया कि यह आदेश किसी हालिया विरोध प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है। पुलिस के अनुसार NSA के तहत इन शक्तियों का विस्तार एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसे हर 3 महीने में रिन्यू किया जाता है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मौजूदा नवीनीकरण आदेश 7 जुलाई 2026 को जारी किया गया था, जो 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश संबंधित विरोध प्रदर्शनों के शुरू होने से पहले जारी किया गया था और इसके लिए हाल ही की घटनाओं के संबंध में कोई विशेष अनुरोध नहीं किया गया था। पुलिस ने साफ किया कि इस नियमित प्रक्रिया को संदर्भ से हटाकर गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें और अफवाहें फैलाने की कोशिशों को लेकर लोगों, विशेषकर छात्रों और युवाओं से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस के अनुसार अब तक पाकिस्तान से जुड़े 400 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है, जो सुनियोजित तरीके से भ्रामक सामग्री और अफवाहें फैला रहे थे। पुलिस ने लोगों से किसी भी पोस्ट को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जांचने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करो, र्यूमर्स को स्प्रेड मत करो। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने जानकारी दी है कि आज कई मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। ये स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। बात अब संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई, जिसका आज 5वां दिन है। दोनों ही सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए सदन के पटल पर रखेंगे। ये विधेयक ही अध्यादेश का स्थान लेंगे। इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 चीफ जस्टिस सहित करने का प्रावधान है। वहीं राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को विचार करने के लिए पेश करेंगे। यह विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन का प्रावधान करता है। इसके माध्यम से सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने या उसके गायन में बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाना चाहती है। गृह मंत्री ये भी प्रस्ताव रखेंगे कि यह विधेयक को पारित किया जाए। इसके साथ ही संसद के दोनों सदनों में प्राइवेट मेंबर बिजनेस सूचीबद्ध है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विदेश यात्रा से जुड़ी हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने रोमानिया दौरे के दूसरे दिन आज बुखारेस्ट में आयोजित भारत रोमानिया बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बुलजान और राष्ट्रपति निकुशोर दान भी मौजूद रहेंगे। बिजनेस फोरम के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, डिजिटल सहयोग और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद राष्ट्रपति संसद भवन पहुंचेंगी, जहां उनकी मुलाकात रोमानिया के सेनेट की अध्यक्ष मिर्चा अब्रुदेयान और चेंबर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष से होगी। इस दौरान वे भारत रोमानिया संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से भी मिलेंगे। दोपहर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट स्थित टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वो बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज पहुंचेंगे, जहां उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। बात भारत की एक और बड़ी कामयाबी की, और इस कामयाबी के बारे में हम आपको बताएं तो डीआरडीओ से जुड़ी ये कामयाबी है, जहां डीआरडीओ ने लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुशा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल कुशा का पहला सफल उड़ान परीक्षण भारत की बड़ी कामयाबी है। कुशा मिसाइल सिस्टम लंबी दूरी और ऊंचाई पर मौजूद कई तरह के हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर इसे भारत की अहम उपलब्धि बताया। रक्षा मंत्री के मुताबिक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली विकसित करने की क्षमता दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। इससे ऐसी प्रणालियों के लिए आयात पर निर्भरता खत्म होगी और देश की हवाई रक्षा क्षमता में एक बड़ी बढ़त हासिल होगी। भारत ने रक्षा तकनीक में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। डीआरडीओ की GTRE ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन सफलतापूर्वक विकसित किया है। GTRE ने इस इंजन के निर्माण और असेंबली के लिए हैदराबाद की आज़ाद इंजीनियरिंग को इंडस्ट्री पार्टनर के तौर पर चुना था। 22 जुलाई 2026 को आज़ाद इंजीनियरिंग ने इस इंजन को सफलतापूर्वक तैयार करके GTRE को सौंपा। यह उपलब्धि भारत की एडवांस्ड इंजीनियरिंग, स्वदेशी तकनीक और रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। रक्षा मंत्रालय और डीआरडीओ ने इसे वैज्ञानिकों और उद्योग के सफल सहयोग का शानदार उदाहरण बताया है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आधिकारिक तौर पर दावा किया है कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों के खिलाफ लगातार 13वीं रात भीषण हवाई हमले किए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और उसके सहयोगी हूती गुट को बड़ी सैन्य सजा देने की कड़ी चेतावनी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप का यह सख्त रुख यमनी लड़ाकों द्वारा लाल सागर में सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों पर किए गए घातक हमलों के बाद सामने आया है।
गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान पर सैन्य कार्रवाई तेज करने की बात दोहराते हुए स्पष्ट किया था कि अमेरिकी सैनिकों की शहादत को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाल सागर के इस महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर हुए हमलों ने अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक सुरक्षा के सामने एक नया और गंभीर संकट खड़ा कर दिया है, जिससे वैश्विक समुदाय की चिंताएं बेहद बढ़ गई हैं। खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के 23वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। ग्लासगो के OVO हाइड्रो में भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 74 देशों के खिलाड़ी एक मंच पर इकट्ठा हुए और मित्रता, विविधता और खेल उत्कृष्टता की भावना का उत्सव मनाया। किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला भी उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। भारतीय दल ने भी तिरंगा लहराते हुए स्टेडियम में प्रवेश किया और ग्लासगो के दर्शकों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने भारत के ध्वजवाहक के रूप में टीम का नेतृत्व किया, जबकि ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहाइन ने औपचारिक बैटन थामी। उद्घाटन समारोह के साथ ही अब 11 दिनों तक चलने वाले खेलों का रोमांच शुरू हो गया है। ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय वेट लिफ्टिंग अभियान की अगुवाई करेंगे। ग्लासगो में मौजूद हमारे सहयोगी नारायण सिंह के साथ बातचीत में मीराबाई ने कहा कि उनका लक्ष्य देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। मीराबाई ने खिलाड़ियों के हित में सरकार द्वारा लागू की गई एथलीट केंद्रित नीतियों की भी सराहना की। ग्लासगो में 23वीं कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज हो चुका है और इस वक्त हमारे साथ हैं भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं। मीरा, आपका स्वागत है। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हो गए हैं, तो क्या तैयारियां हैं आपकी? किस तरह से आपने हर मंच पे मेडल दिलाया है भारत की टीम को? क्या इस बार भी वही प्रदर्शन दोबारा होगा यहाँ पर? हाँ, मैं पूरा तैयारी में हूँ। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी टीम पूरा तैयारी अच्छी चल रही है। हम पूरा कोशिश करूँगी कि इंडिया के लिए हम मेडल दें। मीरा पूरी तरह से तैयार है इन गेम्स के लिए, लेकिन मेरा एक बात करें, जिस तरह से हमारा भारत के खेल है बहुत बढ़ रहा है, चाहे किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट हो, ओलंपिक्स हो, चाहे एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, हर स्तर पर हमारे खिलाड़ी लगातार मेडल जीत रहे हैं। तो भारत जो सरकार है उसके सपोर्ट को किस तरह से देखते हैं? मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी हमारी साइड टॉप्स और हमारे फेडरेशन और हाँ, जो भी पूरा इंडियन गवर्नमेंट को मैं थैंक यू ही बोलना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स के लिए इस बार काफ़ी उन्होंने चेंजेस किया है। हम काफ़ी मतलब डॉक्टर चाहिए और स्पोर्ट्स साइंस के लिए हमको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए और क्या क्या और करना इम्प्रूव करना चाहिए, वो सब हम जब भी बताते हैं तो सब कुछ मिल रहा है। तो काफ़ी चेंजेस है। तो इसलिए मुझे बोलना चाहूँगी कि हर टाइम में, हर कंपटीशन में एथलीट मेडल भी दे पा रही हूँ और अच्छी तरीके से रिहैब वो सब होते हैं। तो इंजरी आते हैं तो रिहैब को बहुत ज़रूरत है, फिजियो की बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर का बहुत ज़रूरी होता है। तो उन सब को हर टाइम टू टाइम मिल रहे हैं, तो ये सबसे हमारे लिए अच्छी बात होता है। मेरा अभी एशियन गेम्स भी आने वाले हैं, उसके बाद फिर LA ओलंपिक्स है, तो उसको नज़र रखते हुए आप कॉमनवेल्थ गेम्स को एक प्लेटफॉर्म मानती है, उसकी तैयारी के लिए काफ़ी अहम होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी में ये कॉमनवेल्थ गेम्स का मैं ज़्यादा वो तो नहीं एफर्ट नहीं लगाऊंगी, पर ये परफॉर्म मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं एशियन गेम्स में क्या क्या होगा, क्या और चेंज कर सकते हैं, वो सब देखने का अभी टाइम मौका मिलेगा। तो ज़्यादा फोकस मैं एशियन गेम्स में ही रखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है कि 2 महीने ही बचा है, तो मैं उसी को ही ज़्यादा फोकस रखूँगी। तो बिल्कुल जिस तरह से मीराबाई चानू का कहना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में एक बार फिर से उनकी मेडल जीतने की कोशिश होगी और साथ ही वो एशियन गेम्स को, इस प्लेटफॉर्म को एक एशियन गेम्स की तैयारी का मंच भी मानती हैं। कैमरा पर्सन स्टालिन के साथ नारायण सिंह, DD न्यूज़, ग्लासगो। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले हैं नया सवेरा। इसी के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।